हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली द्वितीय सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर हिंदी शिक्षण का। और प्रश्न जो है यहीं से आपको लगभग सारे प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी शिक्षण का जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है उन प्रश्नों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसका उत्तर खोज के आप तैयार कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको यहीं से जहाँ से बताया जा रहा है यहीं से सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे से आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ उपयोगी प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे श्रवण से क्या तात्पर्य है, यानी श्रवण क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। श्रवण कौशल से क्या समझते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग पर टिप्पणी लिखिए। कहानी क्या होता है, लोक कथा क्या होता है एवं रोचक प्रसंग क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने को आएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 1 नंबर में आते हैं और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला पूछ लेगा, श्रवण का अर्थ बताते हुए श्रवण कौशल की 2 विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो श्रवण का अर्थ बता दीजिएगा और श्रवण कौशल की 2 विधियाँ बता दीजिएगा। दूसरा कह रहा कहानी को परिभाषित करते हुए कहानी शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। और तीसरा प्रश्न है यात्रा वृत्तांत क्या है, इसका श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीन तीन प्रश्नों को जो 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से लगभग एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम अगले उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। अगले उपयोगी प्रश्नों में जैसे पूछ लेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर में चर्चा से आप क्या समझते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चर्चा में कितने लोगों का होना आवश्यक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और आत्मकथा क्या होता है, तो आत्मकथा के बारे में लिख दीजिएगा। और समूह चर्चा के उद्देश्य बताइए, यानी समूह चर्चा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, 2 उद्देश्य बता दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे डाल देगा चर्चा पर प्रकार डालते हुए चर्चा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो यह 2 नंबर में आएगा, तो आप अच्छे से लिखिएगा। और दूसरा है समूह चर्चा से आप क्या समझते हो, समूह चर्चा के लाभ एवं दोष लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। और अगला है आत्मकथा, यानी स्व अनुभव से क्या तात्पर्य है, इसके लिखने का क्या उद्देश्य होता है। तो आत्मकथा से आप क्या समझते हैं और आत्मकथा लिखने का कौन सा उद्देश्य होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगले कुछ उपयोगी प्रश्न है जिसमें पूछ लेगा शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण को स्पष्ट कीजिए, यानी शुद्ध उच्चारण क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण क्या होता है। तो अगर 1 नंबर में पूछेगा तो 2 लाइन में, और अगर 2 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 5 या 6 लाइन में लिखिएगा। शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियों को बताइए। तो पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसको बता दीजिएगा। और तीसरा कह रहा है अशुद्ध उच्चारण के कारण एवं उनको दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। तो अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं और उनको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, उस पर आप प्रकाश डालिएगा। और कह रहा टिप्पणियाँ लिखिए। तो कौन कौन सी टिप्पणी है, शुद्ध उच्चारण का महत्व बताइए और वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ बताइए। तो शुद्ध उच्चारण का महत्व और वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, इन दोनों को आप अच्छे से बता ले जाइएगा। अब कुछ उपयोगी प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरीय में। जैसे बोल देगा अभिव्यक्ति क्या होता है, तो अभिव्यक्ति क्या होता है उसको समझा दीजिएगा। और टिप्पणी लिखने को आ जाएगा, जैसे अंत्याक्षरी पे टिप्पणी लिखिए, भाषण पे टिप्पणी लिखिए, संस्मरण पे टिप्पणी लिखिए और नाट्य लेखन पे टिप्पणी लिखिए। तो 1 नंबर में आएगा, तो आपको 2 से 3 लाइन में लिख देना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको पता है कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला पूछ लेगा जैसे अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों पे प्रकार डालिए। तो अभिव्यक्ति क्या है और अभिव्यक्ति के कितने प्रकार हैं, इस पर प्रकार डालिएगा। और लिखित अभिव्यक्ति के महत्व एवं उपयोग लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति के महत्व एवं उपयोग लिख दीजिएगा 2 नंबर में। और मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य एवं विशेषताएँ लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, इसको भी आप अच्छे से 2 नंबर में लिख दीजिएगा। अब हम कुछ और उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेगा ध्वनि एवं ध्वनि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिएगा कि ध्वनि क्या होता है और ध्वनि विज्ञान क्या होता है। दूसरा कह रहा ध्वनि तंत्र कौन कौन से हैं, तो ध्वनि तंत्र कौन कौन से हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ध्वनि के वर्ण बताइए। तो ध्वनि के वर्ण क्या होते हैं, इसको बता दीजिएगा। और अगला कह रहा कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा कि अनुस्वार क्या है और अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर क्या है, ठीक है। और अगला कह रहा है छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो इसको आप बता दीजिएगा कि छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजक हैं। अगला है कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ह किस प्रकार के व्यंजक हैं। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह
किस प्रकार के व्यंजक हैं इसको बता दीजिएगा। अगला कह रहा पद विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान को संक्षेप में समझाइए। तो पद विज्ञान क्या होता है और वाक्य विज्ञान क्या होता है इसको संक्षेप में 1 नंबर में बता दीजिएगा। तो सारे प्रश्न जो हैं आपसे 1 नंबर में पूछे जाएंगे। और आगे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछ लेगा अनुनासिक स्वर क्या है, अनुनासिक के आधार पर उच्चारण में स्वर भेद लिखिए। ठीक है, तो यह 2 नंबर में आएगा। यह प्रश्न जो है 2 नंबर में आएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा कि अनुनासिक स्वर क्या है, अनुनासिक के आधार पर उच्चारण में स्वर भेद लिखिए। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा पूछ लेगा हिंदी शब्द रचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हिंदी शब्द रचना का अर्थ लिख दीजिएगा और उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का विस्तार से वर्णन कर दीजिएगा। तीसरा है प्रत्यय से आप क्या समझते हैं और प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्यय से आप जो समझते होंगे उसको लिख दीजिएगा और प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का वर्णन कीजिएगा। अगला कह रहा पद विज्ञान से क्या आशय है, तो पद विज्ञान से आप क्या समझते हैं इसको लिख दीजिएगा। और पद निर्माण में तत्वों के महत्व पे प्रकाश डालिए। तो पद निर्माण में तत्वों के महत्व पे प्रकाश डाल दीजिएगा। ठीक है, और अगला है वाक्य को परिभाषित कीजिए, वाक्य के आवश्यक तत्वों को बताते हुए वाक्यों के भेदों का वर्णन कीजिए। तो वाक्य को परिभाषित कर दीजिएगा और वाक्य के आवश्यक तत्वों को बताते हुए वाक्यों के भेदों का वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, और अगला है विराम चिन्ह का क्या अभिप्राय है, यानी विराम चिन्ह क्या होते हैं, प्रमुख विराम चिन्हों का नामोल्लेखित कीजिए। तो इसको आप आसानी से कर दीजिएगा। और टिप्पणी भी लिखने को आता है 2 नंबर में, जैसे कह देगा वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं इस पर टिप्पणी लिखिए, विराम चिन्हों के प्रकार क्या होते हैं इसको टिप्पणी लिखिए, वाक्य रचना शिक्षण क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखिए, और पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्ठक को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है ना, तो जो है टिप्पणी लिखने को आएगा, इसमें से आ जाएगा 2 नंबर में, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं गारंटी है इसी में से प्रश्न आपको आने हैं। अगला उपयोगी प्रश्न है, जैसे पूछ लेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यय को परिभाषित कर दीजिएगा। प्रत्यय के प्रकारों पर प्रकार डालिए, तो प्रत्यय के प्रकारों पर प्रकार डाल दीजिएगा। संस्कृत एवं उर्दू के प्रत्ययों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो संस्कृत एवं उर्दू के प्रत्ययों के 2-2 उदाहरण आप लिख दीजिएगा 1 नंबर में। और अगला आ जाएगा कृत प्रत्यय को परिभाषित करते हुए उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो कृत प्रत्यय को परिभाषित करते हुए उदाहरणों द्वारा समझा दीजिएगा। और तद्धित प्रत्यय से क्या समझते हो, तो तद्धित प्रत्यय से जो आप समझते हैं उसको लिख दीजिएगा और उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर दीजिएगा। अगले उपयोगी प्रश्न है, जैसे पूछ लेगा समास से आप क्या समझते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा। समास के भेद बताइए। तो समास के जितने भेद हैं उसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में जैसे आपसे पूछ लेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का 1-1 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो समास के कितने प्रकार होते हैं उसको लिख दीजिएगा और प्रत्येक का 1-1 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिएगा। अब कह रहा द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिए एवं इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिख दीजिएगा, इसके भेदों को स्पष्ट कीजिएगा। और अगला है निम्न में कौन कौन समास हैं, तो देखिए मृगलोचन, पर्णकुटी, अष्टाध्यायी, नीलकमल, यथाशक्ति और शरणागत, ये जो हैं कौन कौन से समास हैं इसको आप आसानी से लिख दीजिएगा। पहचान करना है कि मृगलोचन कौन सा समास है, नीलकमल कौन सा समास है, पर्णकुटी कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। इस तरह से आप समास का पहचान कर लीजिएगा। अब अगला उपयोगी प्रश्न है आपका, जैसे पूछ लेगा लिंग से क्या तात्पर्य है, वचन तथा काल क्या है। तो लिंग से जो तात्पर्य होता है उसको लिख दीजिएगा 1 नंबर में, और वचन तथा काल क्या होते हैं इसको लिख दीजिएगा 1 नंबर में। 1 नंबर में आएगा तो 2 से 3 लाइन लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। और लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कम से कम आधे पेज तो लिखने ही हैं। जैसे पूछ लेगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इससे वाक्यों का ज्ञान न होने से वाक्यों में क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसको लिख दीजिएगा, उदाहरण देकर स्पष्ट कर दीजिएगा। और इससे वाक्यों का ज्ञान न होने से वाक्यों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं उसको लिख दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न पूछ लेगा लिंग, वचन और काल का ज्ञान न होने से क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है ना, तो लिंग, वचन और काल का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ आप करेंगे और उसका निवारण आप किस प्रकार से करेंगे, इसको आप 2 नंबर में आधे पेज में आसानी से लिख दीजिएगा। अगला उपयोगी प्रश्न है, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेगा वाचन शब्द का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो वाचन शब्द का अभिप्राय स्पष्ट कर दीजिएगा। और वाचन के भेद बताइए, तो वाचन के भेद बता दीजिएगा। और श्रुत लेखन से आप क्या समझते हैं, तो श्रुत लेखन से आप क्या समझते हैं इसको आप
अच्छे से 1 नंबर में लिख दीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप देख सकते हैं, पहला पूछ लेगा वाचन कौशल के भेद स्पष्ट कीजिए। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन से आप क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो वाचन कौशल क्या होता है, इसके भेद स्पष्ट कर दीजिएगा। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन से आप का क्या तात्पर्य, यानी कि स्वस्वर वाचन और मौन वाचन का परिभाषा लिख दीजिएगा और उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। अगला है मौन वाचन के प्रकार स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और दोषों पे प्रकाश डालिए। तो मौन वाचन के प्रकार स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और दोषों पे प्रकाश डाल दीजिएगा। अगला लेखन कौशल के कौन कौन से घटक हैं, इसके विकास हेतु कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो लेखन कौशल के कौन कौन से घटक हैं और इसके विकास हेतु कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, इसको आप आसानी से 2 नंबर में आप लिख दीजिएगा। जैसे कि अगले उपयोगी प्रश्नों में आपसे पूछ लेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में वाक्य किसे कहते हैं तथा इसके भाग लिखिए। तो वाक्य का परिभाषा लिख दीजिएगा और इसके भाग लिख दीजिएगा। दूसरा है वाक्यों के प्रकार बताइए, तो वाक्यों के प्रकार बता दीजिएगा। ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, संदेशवाचक वाक्यों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना। तो इसको भी आप आसानी से समझा दीजिएगा। यहाँ पहला प्रश्न है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तो इसको कर दीजिएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्यों को उदाहरण सहित आप अच्छे से इसको समझा दीजिएगा। अब अगले उपयोगी प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेगा 1 नंबर में औपचारिक तथा अनौपचारिक से आप क्या समझते हैं, इसको लिख दीजिएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में अंतर बताइए, तो इसको बता दीजिएगा। पत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इसको बता दीजिएगा। और पत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको बता दीजिएगा। ठीक है। तो 4 प्रश्न हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और 1 नंबर में आएगा, तो 2 से 3 लाइन में आप आसानी से लिख दीजिएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 नंबर में आता है, यह आपको भी पता होगा। पहला प्रश्न पूछ देगा औपचारिक कथन और अनौपचारिक कथन से आप क्या समझते हैं, तो इसको पढ़ के अच्छे से 2 नंबर में लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्रों के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्रों के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। तीसरा पत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पत्रों के प्रकार बताइए, तो इसको बता दीजिएगा। अभिनंदन पत्र, शिकायती पत्र, शोक पत्र एवं सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो यह चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आपको 2 नंबर में ज़रूर मिल जाएगा। पहला औपचारिक कथन और अनौपचारिक कथन से आप क्या समझते हैं इसको, और औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्रों के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पत्रों के प्रकार बताइए। और अभिनंदन पत्र, शिकायती पत्र, शोक पत्र एवं सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला और लास्ट उपयोगी प्रश्न है जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेगा मौलिक लेखन से क्या अभिप्राय है। तो मौलिक लेखन से आप क्या समझते हैं, इसको लिख दीजिएगा। मौलिक लेखन पर किन किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, तो मौखिक लेखन के लिए किन किन बातों पर आप ध्यान रखेंगे, इसको आप आसानी से लिख दीजिएगा 1 नंबर में। लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो 2 नंबर में लिखना है। जैसे किसी राष्ट्रीय पर्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 100 शब्द लिखिए, इसको लिख दीजिएगा। और त्योहारों का जीवन में क्या महत्व है, इसको लिख दीजिएगा। अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में लिखिए। ठीक है ना। तो त्योहारों का जीवन में क्या महत्व है, अपने विचार में लिखना है व्यवस्थित रूप से। ठीक है। तभी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना। और अगला है किसी मेले का वर्णन अपनी भाषा में यानी कि मौलिक रूप में कीजिए। यानी कि किसी मेले में आप जा रहे हैं और उसका वर्णन आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप कॉपी में कर देंगे आधे पेज में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये हिंदी DLA द्वितीय सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था। आप इतने प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो गारंटी है कि सभी प्रश्न यहीं से आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और बेहतर नंबरों से आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये प्रश्न आसानी से मिल जाएँ और एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।